नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो मुद्दा जो है वे मैं बताते चलूँ। मैंने यहाँ पर टैग कर रखा है, मेंशन कर रखा है माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को, एजुकेशन मिनिस्टर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पीएमओ और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और हमारी संस्था गुरुग्राम गुरुकुलम एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन और मेरा पेज जो है मयूर सर बीजेपी। ये सभी पेज और सबको मेंशन करने के पीछे है कि सभी लोग जो जुड़े हैं बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि क्या ऐसा क्या है कि अपनी गलती पर ना ही सरकार के कोई व्यक्ति इस पर राजी हो रहा है बात करने के लिए, चाहे बात हम एजुकेशन को लेकर कर दें, पेपर लीक को लेकर कर दें, यदि कहीं रोड पे गड्ढे हो जाए, टूट जाए सड़क पे, तो जवाबदेही कौन देगा? क्या आपको नहीं लग रहा है कि 12 साल के अंदर में सरकार एक पार्टी हर जगह सरकार बना लेती है तो उसके बाद अपने आप को वे ऊपर बढ़ने के जगह नीचे गिरने लगी है? जिन पब्लिक के डोमेन में आकर के, जिस पब्लिक को लेकर के पब्लिक को एक अच्छी दिलासा और विश्वास दिला करके ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई थी, चूंकि मैं इसका मेंबर हूं और ये चिंता भी होता है, तकलीफ भी होती है, इसके अच्छे काम पे खुशी भी होती है। लेकिन जब जनता को ही परेशानी होने लगे इनके कारण कार्य से, तो तकलीफ भी होती है। मैं अपना मानता हूं कि यदि मैं किसी कार्य को करने में असमर्थ हूँ, यदि मैं कोई, चूंकि मैं ज़्यादा मीटिंग खेलने में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं ग्राउंड लेवल पे जो भी मुझसे हो पाता है मैं वो काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पार्टी ऑफिस का चक्कर लगाऊं मीटिंग में। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने पार्टी ऑफिस शायद 1-2 बार ही गया हो या मीटिंग में कभी। सब लोग जानते भी नहीं है मुझे कि मैं एज अ बीजेपी का काम करता हूँ। मैं बीजेपी का काम नहीं करता, मैं देश का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जुड़ने के पीछे कारण एक ही रहा कि ये लगा कि राष्ट्र के लिए, शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नई टेक्नोलॉजी, डेवलप इंडिया, इन सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन ऐसे 12 साल बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, सरकार, राजनीति, डिप्लोमेसी, विदेश तंत्र, मतलब इन सब चीज़ों पर लग चुकी है। कांग्रेस को हटाया इसीलिए गया था कि वे बड़े लोगों को ज्यादा वेटेज दे रही थी और आम आदमी को, नॉर्मल लोगों को वेटेज कम दे रही थी, इसलिए कांग्रेस को लोगों ने हटा दिया था 2014 में। उस समय मैं 2005 से ज्यादा ही चुनाव और बाकी सारी चीजों को मैं ज्यादा देखने लगा। 2005 जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया, उस वक्त में चुनाव कैंपेनिंग में भी रहा और साथ में मैं जुड़ा। वहां पे मैं शपथ ग्रहण में स्पेशली गया। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, फिर भी मैं गया वहां पर। उसमें मैं एलिजिबल नहीं था वोट देने के लिए, बट लोगों को जागरूक करने के लिए जितना हो सकता था मैं घूमता था। फिर मैं शपथ ग्रहण समारोह में स्पेशली गया वहां पे गांधी मैदान में, और बैरिकेडिंग जो फर्स्ट रो था बिल्कुल वहां से मैं खड़ा होकर के देखा। तो एक वहां से बदलाव का आगाज देखा हमने बिहार का। पर नीतीश कुमार जी ने जिस तेजी से 2005 से लेकर के 10 में काम किया, उसके बाद फिर स्लो डाउन हुआ उनका। 10 से लेकर के 15 वाला कार्यकाल थोड़ा सा कम हुआ था, और 15 से 20 वाला कार्यकाल तो पूरा उतार चढ़ाव और पूरा यही रहा। मतलब कि 14 से ही शुरू हो गया था, जब 13-14 से शुरू हो गया था, क्योंकि चूंकि उनको एनडीए ने ये नहीं माना कि भाई आप पीएम के कैंडिडेट हैं, मोदी जी को आगे कर दिया गया। चूंकि चलिए ठीक है, थोड़े बहुत एज अ बिहार का होने के नाते नाराजगी रही, बट मुझे लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने और एनडीए का एक सदस्य होने के नाते मुझे एक लगा कि नहीं, यदि ट्रांसपेरेंसी से यदि सिलेक्ट किया जाए तो मोदी जी इज द बेस्ट। ठीक है, बट नीतीश कुमार इज ऑलवेज द बेस्ट। बट अभी का सिचुएशन जो बता रहा है, अभी का कंडीशन जो बता रहा है, बिहार में एक मतलब किसी भी प्रकार से वो काम करने के लिए एलिजिबल पर्सन नहीं है। कलर, गमछा, गुंडा, छोटा जात, बड़ा जात, धर्म विवाद, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। एक तो पहले से गटर में जा रहा था बिहार, उसके बाद एक ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन को लाके डाल दिया गया। हम ट्रोल कर रहे थे कि तेजस्वी ऐसे हैं, तेज प्रताप वैसे हैं, अनपढ़ हैं, फेल नहीं हुए, पास नहीं, फेल हो गए, पास नहीं हुए। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि
अनएजुकेटेड एक मुख्यमंत्री जो सारे मिनिस्ट्री का हेड होता है, वे हेड कर रहा है, लीड कर रहा है, और वो खुद अनएजुकेटेड हो, वो कैसे काम करेगा, कैसे बात करेगा? मैं एक ऑलरेडी मेंबर के नाते मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए मेंशन किया, मैंने टैग नहीं लगाया, आप लोगों के पास में जरूर ये वीडियो जाएगा, तो कृपया आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हर राज्य में पार्टी अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम तो कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है कि हमने जिस पार्टी का सिलेक्शन किया, चुनाव किया, पहली बार अपने लाइफ में मैंने जो वोट डाला तो बीजेपी का ही डाला। नवरात्रि के व्रत में भी था, उस समय भी वोटिंग की हुआ हरियाणा के अंदर में, तो मैंने जाकर के व्रत से मैं पाठ करके उठा, तो उसमें भी जाकर के मैंने बीजेपी को कहा और कहा कि हे माता रानी बीजेपी को विजयी कराई। उस समय माननीय मुकेश शर्मा जी यहाँ पर थे। तो जब भी यहाँ पर चाहे विधायक की बात हो, सांसद की बात हो, जब हम किसी को वोट देते हैं तो उसके बाद एक आशा होती है कि उनसे यदि एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि अच्छे रूप से काम हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि जो अनवांटेड काम बोल रहे हैं, वो जो उल्टे सीधे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, बट एक मान लीजिए कोई साइंटिस्ट व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, उनका तो आप बात सुन सकते हैं, उनको बुलाकर बातें तो की जा सकती है। आप जो उग्रवादी रूप में किसान आंदोलन कर रहे थे, उनसे सरकार बात पे बात कर रही थी, लेकिन जो देश का साइंटिस्ट है उससे बात करने में क्यों इतनी शर्म हो रही है? इसलिए कि आपको लोग कहेंगे कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के सामने बीजेपी झुक गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इज्जत बढ़ेगी है बीजेपी की, कि बीजेपी हर एक तबके के लिए काम करती है, छोटे से बड़े हर किसी के लिए काम करती है। आप सोनम वांगचुक जी के बारे में तो सोचिए, अभिजीत दीपके के बारे में मत सोचिए, मतलब बट आप उनके बारे में तो सोचिए। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ईमानदारी पूर्वक आप अपने बच्चों को और अपने सीने पर हाथ रख करके सिर्फ इतना बताइएगा, आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से हमारे मित्र रहे हैं, इंजीनियरिंग साथ में किया उन्होंने, कई सारे लोग मेरे अभी भी जुड़े हुए हैं, और आप उस धरती से आते हैं जिस धरती पे साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, और आप सच बताइएगा कि आप के कार्यकाल में एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो इतना गलती हुआ, चाहे पेपर लीक का लेकर के, चाहे ढंग से बुक ड्राफ्टिंग को लेकर के ना, मैंने एक बार एनसीईआरटी के ऊपर में बोला था, मैं पढ़ाता हूँ, लगभग ट्यूशन टीचिंग करने का मेरा एक्सपीरियंस रहा 15 ईयर्स से ऊपर, 16 साल हो गया, लगभग 17वां साल चल रहा है, मैं 9th क्लास में था तभी से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आपने पूरी तरीके से सिलेबस को, एनसीईआरटी को ऐसा नहीं लग रहा है कि डमी बना दिया, बच्चों के लिए कॉमेडी जोकड़े बना दिया, और हम अब हर कोई चाहता है कि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल का, अच्छे लेवल का पढ़ाई कराएं, इसके लिए जाकर रेफरेंस बुक खरीद के लाता है 500 600 का। अब 70-80 रुपए किताब में तो यही है, मछली है, टब है, उसमें जोड़ना है, उसको जोड़ करके क्या बनता है भाई? क्या आप काउंटिंग क्या करा रहे हो? जैसे कि लग रहा है कि नर्सरी एलकेजी के बच्चे का बुक हो जो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसी आधार पे आपने इतना थ्योरी भर दिया 9th क्लास के बुक के अंदर में। क्या मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं? अब नया पता चल रहा है कि 10th क्लास की बुक, मतलब कि आप पूरी तरीके से बुक का लेवल जब खराब कर देंगे, उसी को देख करके पब्लिशर छाप रहे हैं बुक, वे तो कमाएंगे ना। फिर आम जनता, लोअर मिडियम क्लास फैमिली, ये लोग कहाँ जाएगी? ये कैसे एजुकेटेड होंगे? फिर इतनी बड़ी हमने अपना जॉब छोड़ करके, इंजीनियरिंग फील्ड से निकल करके, हमने अपनी क्वालिफिकेशंस को सही तरीके से यूज करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में हमने काम करना शुरू किया कि देश को विकसित करना है तो शिक्षित करना पड़ेगा, हमें अपने युवाओं को, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक अच्छे तरीके से ट्रेंड करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा, उसको इंटर्नशिप कराते हैं, वर्कशॉप करा रहे हैं, ताकि ये युवा जाकर के रोड पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट ना करो, कि हमें प्रोटेस्ट ना करे कि गवर्नमेंट जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब दो। ये इतने टैलेंटेड रहे कि जापान और चाइना की तरह हमारे देश को स्टार्टअप और नई नई चीजों को लेकर के आए, ताकि हमें देख करके, इनके करतूत को देख करके लोग कॉपी करें बाहर के देश। तो ऐसे से हमारे जैसे अनेकन लोग काम कर रहे हैं, तो उनके सपनों को क्यों चकनाचूर कर रहे हैं आप? क्यों नई टेक्नोलॉजी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों ऐसे एजुकेशन के अंदर में आप पूरी तरीके से लो लेवल के एजुकेशन पॉलिसी लेकर के बढ़ा रहे हैं? क्या हो जाएगा इससे? आप एक साइंटिस्ट को मरने दे रहे हैं। बिहार के अंदर में एक ऐसे मुख्यमंत्री को बैठा दिया जो कह रहा है कि मैं कुशवाहा को कुछ होने नहीं दूंगा, गमछा ढूंढ करके मारो, उसको मारो, पता नहीं क्या उटपटांग बोले जा रहा है, उसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब आपका
काम करने वाला व्यक्ति, मैं सच्चाई बताऊं तो अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से बात करने का तरीका और काम करने का, टेक्नोलॉजी को लेकर कोई अपग्रेड करने का तरीका मुझे अभी आपकी मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति के पास में बहुत अच्छा दिखता है, जो अभी रेल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, माननीय, क्या नाम है इनका, ये रेल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी बहुत अच्छा काम करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एक एक चीज को बारीकी से ध्यान देते हैं, क्योंकि IIT रह चुके हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, डिमांड है, और जनता भी चाहती है। मैंने 10 लोगों से और बात किया, बच्चों से बात किया। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एज उनको ट्रांसफर दिया जाए। बाकी धर्मेंद्र प्रधान जी, आप किसी और मिनिस्ट्री को प्लीज कैरी ऑन करिए। अभी हमारे देश को वैसे मिनिस्ट्री की जरूरत है, वैसे मिनिस्टर की जरूरत है जो कि हमारे देश के तकनीक को, एजुकेशन सिस्टम को, नॉलेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को इतना अपग्रेड कर दे कि वे हमारे यहाँ से लेबर तैयार ना हो। वरना इंडिया लेबर फैक्ट्री बन गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा लेबर फैक्ट्री, जो कि सिर्फ तैयार कर रहा है लेबरों को, और ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? तो या तो चले जाओ जापान में, चले जाओ चाइना में, चले जाओ अमेरिका जाके काम करो, और कुछ नहीं हो तो लेबर बन गए हो तो ठीक है भाई, सऊदीया चले जाओ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और इसको एक पूरी तरीके से प्रॉपर वे में काम करिए प्लीज। कि आप जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल आज मैं बुक पढ़ाता हूँ ना, तो बस वही प्रोसेस है, आज भी किताबों में वही चीज लगा हुआ है कि बच्चों को क्वेश्चन लिखवा दीजिए, आंसर लिखवा दीजिए, बच्चे याद करके आ लेके आते। बट आप उठा के देख लीजिए चाइना का सिलेबस, उठा के देख लीजिए जापान का, उठा के देख लीजिए रसिया का और अमेरिका का, और आप बोल रहे हैं कि हम उनसे टक्कर देंगे। जब हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस ही कमजोर होगा, सबसे बड़ा रिसोर्सेस हमारे संसाधन है। आप कहते हैं ना 140 करोड़ की जनता, 140 करोड़ की जनता का ताकत आप बनने कहाँ दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री जी, डिप्लोमेसी जितनी जरूरी है ना, देश के अंदर में चल रहे घमासान, कमियां, खामियां, गलतियां, चाहे वो गलती कोई भी करे, एक बार किसी से गलती हो जाए चलिए ठीक है माफी, 2 बार गलती हो जाए माफी, लेकिन जो कोई बार बार गलती कर रहा है उसको माफी नहीं, उसको पनिशमेंट रूप में कुछ तो मिलना चाहिए। बड़ा व्यक्ति है तो उसको ट्रांसफर दीजिए कि आप साहब एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए, दूसरे टर्म एंड कंडीशंस को आप फॉलो, दूसरे जगह जाइए आप। बट ये क्या है कि आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं और आपको हम पाल रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि जनता की वजह से सरकार चलती है, सरकार की वजह से जनता नहीं चलती। और इस दबाव को कृपया आप झेल रहे होंगे, मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देश की विदेश नीति सही करने के चक्कर में हमारा देश का नीति खराब हो जाए, क्योंकि करप्शन बहुत ही हाई लेवल पे है, मनमानी कर रहे हैं सारे ऑफिसर। मैंने पहले भी कहा था इस बात को लेकर, इस बात को आप मानिए ना मानिए, आप अपने एक खुफिया टीम बनाइए और कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में भेजते रहिए और चेक करवाइए। देखिए आपको खुद पता चलने लगेगा कि हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट के अंदर में, छोटे से बड़ा हर डिपार्टमेंट जहां पर कि करप्शन का नामो निशान नहीं होना चाहिए ना, नगर निगम सफाई वाला जो जगह है ना, उसमें भी भर भर के करप्शन है। देखिए मुझे पता है कि आप लोग रोड बनाने नहीं आ रहे हैं, कोई अधिकारी काम करवा रहा है, कोई उसका लेबर काम कर रहा है, तो आप वो काम, आपने तो फंड पूरी तरीके से दिया, बट उसको बर्बाद कौन कर रहा है? जो ये काम करने वाले हैं ना एग्जीक्यूटर, वो सारे गलती कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशंस में गलती हो रही है, तो इन ऑफिसरों को बचाने के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन ऑफिसरों को क्यों नहीं पूरी तरीके से कार्रवाई करके इनको अंदर किया जा रहा है? इसको करना चाहिए। इससे आपके जितने अच्छे काम है ना, वे आपके सब लोग भूल जाएंगे और आपके द्वारा गलती याद रखी जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग का एग्जाम्पल आपको मिल सकता है कि आप दुनियादारी आप लोग ज्यादा जानते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आप 100 काम अच्छा कर लीजिए, लेकिन एक काम गलती कर दीजिए तो आपको 100 अच्छे काम भूल जाएंगे लोग और एक काम आपको याद रखेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो भी चल रहा है मैटर ये सही नहीं है। देश में आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? आज भी वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात याद आता है। पार्टी
रहेंगी, टूटेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बनती रहेंगी, मगर देश नहीं टूटना चाहिए, देश रहना चाहिए। तो क्या वो शब्द हमारे नए बीजेपी के जो भी लीडर हैं वे सब क्या भूल चुके हैं? यदि भूल चुके हैं तो कृपया उसको याद करें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको कोई समर्थन करेगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा, कोई क्यों करेगा? मुझे बस इतना बताइए, कोई क्यों करेगा? क्या आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों को थोड़ा तो खुद से समझना चाहिए ना कि हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के आए थे, या फिर आप लोगों को ये लगा कि हम सिर्फ इतना ही दिन के लिए आए थे, 12 साल हो गया, अब मतलब 15 साल का कार्यकाल निकल जाएगा, मोदी जी का 3, हमने कांग्रेस को पीछे कर दिया, हो गया काम खत्म। नहीं जी, आपको कांग्रेस को सिर्फ पीछे करने के लिए नहीं लाया गया था, आपको लाया गया था अपने देश को आगे करने के लिए। और आप कांग्रेस को पीछे करने के चक्कर में आप देश को अब धकेल रहे हैं। कोई हो सकता है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई आपके पक्ष में होगा, कोई आपके विरोध में होगा, सबकी बातें सुननी है। सत्ता में आप बैठे हैं तो सवाल आपसे होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि पहले, अब आप कहते हैं, कहिएगा कि कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं था, तो मोदी जी आप शायद बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की क्रांति आपने दिया है, आज ये सोशल मीडिया की ताकत आपने दिया है, आज हम बोल पा रहे हैं तो ये मोदी जी की वजह से। आज हम हर लोग अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर में इंडिया में वायरल हो जाते हैं, तो ये मोदी जी की वजह से। अन्यथा एक घटना कोई होता था, उसको अगले दिन हमें न्यूज़पेपर में पता चलता था या टीवी पे पता चलता था। तो मोदी जी थैंक यू, आपने ये चीजें किया है कि आप आज हम बैठ करके मैं अपने ऑफिस से और आपसे मैं बातें कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और बता पा रहा हूँ कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली आपके पास में मैसेज आ रहा है, तो इसकी वजह से भी के लिए थैंक यू मोदी जी। बट आप ये कैसे भूल रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपके प्रशासन है, आपकी डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपके पास में सब कुछ है, आपकी सबसे ज्यादा सरकार हर राज्य में है भारतीय जनता पार्टी की। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? अच्छा, सवाल पूछा जाएगा तो सबसे आप अहम में रहिएगा क्या, अहंकार में रहिएगा क्या कि हाँ जी चलिए मेरी सरकार है तो मैं कुछ भी करूं? ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, ऐसा करिएगा तो फिर आपको फिर यही सोचा जाएगा कि आप लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चला रहे हैं, आप तानाशाह कर रहे हैं। और बड़ा बुरा लगता है जब कोई अपशब्द का उपयोग करता है कि ये ऐसी सरकार है, वैसी सरकार है। ठीक है, लोकतंत्र है, लोग और जितना लोग आपके लिए शब्दों का उपयोग करते हैं, चूंकि कभी शायद हो में भी हो सकता है कि हम लोगों के द्वारा भी हुआ होगा। हमारी कोशिश होती है कि हम शब्दों पे नियंत्रित करते हुए बात करें, अपने जो मर्यादा है उसको पार ना करें। फिर भी यदि कुछ हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर आप जितना सहन शक्ति रखते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जितना सहन शक्ति रखते थे, मुझे नहीं लग रहा है सम्राट चौधरी के पास में उतनी सहन शक्ति है। और देश के प्रधानमंत्री जितना मोदी जी ने सहन शक्ति रखा है, उतना सहन शक्ति आई थिंक मुझे लग रहा है कि किसी के पास में नहीं हुआ। लेकिन सहन शक्ति के साथ में जरूरी है कि आप उसके लिए एक्शन लीजिए। अब कहीं सहन शक्ति ऐसा ना हो जाए कि जनता को ये लगने लग रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और आप राजतंत्र थोप रहे हैं, तानाशाह कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये चीजें पूरी तरीके से अनैतिक हो जाएगी। और इस अनैतिक चीजों की खमियाजा हमें आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और आने वाले समाज के हर एक बच्चे के पास में। देखिए, क्योंकि ये जेनजी है ना, नई पीढ़ी है ना, इनको नहीं पता है कि 2014 से पहले कहानी क्या थी। आज से जुड़िए ना कि ये 10 साल पहले क्या होंगे। जेनजी कौन है? 13 साल 15 साल के बच्चे, ये इनको कुछ याद होगा क्या कि 2014 से पहले स्थिति क्या होगी? हम तो 28-30 वाले जो लोग हैं उनको तो याद होगा कि आज से स्थिति पहले क्या थी, क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं में थे उस समय, तो हमें याद है। लेकिन अब सोच रहे हैं 18-19 साल वाले बच्चों को कुछ याद होगा, 20 साल वाले बच्चों को कुछ याद होगा, 21 साल वालों को याद होगा? नहीं याद होगा भाई। आप इस बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको अपनी परफॉर्मेंस, इनके लिए कुछ नया क्रिएटिविटी, इनके सोच के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और इनके सोच के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री बदलनी पड़ेगी, इनके सोच के अकॉर्डिंग नए ड्राफ्टिंग करने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशंस लेके आने पड़ेगी। क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया, ये तो आए जन्म लिए और इनको सोशल मीडिया मिल गया। कोविड के टाइम पे इनको मोबाइल मिल गया, इनको बहुत अच्छी चीजें मिली है। हम लोगों ने तो एक
दिन के इंटरनेट के लिए कई कई रुपए का रिचार्ज कराते थे, कूपन आता था, बचा बचा के इंटरनेट यूज करना पड़ता था, 1 GB हमें 1 महीने चलाना पड़ता था, आज 1.5 GB डेली मिल रहा है। तो ये तो कई जगह पे तो अनलिमिटेड मिल रहा है, अब कई जगह पे तो फ्री में वाईफाई मिल रहा है। तो इनको नहीं पता है इंटरनेट और ये सब कुछ मिला है ना, तब ये नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। आपको लग रहा है कि हमने जितना दिया है बहुत दे दिया है, मैं मानता हूं ना कि अपने किस स्थिति से उठा करके किस स्थिति में लेकर के आए हैं, लेकिन अभी के जो जनरेशन है उनको समझाने के लिए आपको अब इनके अकॉर्डिंग नया चीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपको नहीं समझेंगे। ये नए जो वोटर्स हैं 18 साल वाले 19 साल वाले ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आज से 12 साल पहले कितने साल के थे, 6 साल के थे, इनको क्या पता है कि मोदी कौन था, और मोदी जी से पहले जो मनमोहन जी थे उन्होंने क्या काम किया। मोदी जी और मनमोहन जी के बीच का डिफरेंस इनको नहीं पता है, कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंस इनको नहीं पता है नई जेन जी को। तो नई जेन जी को डिफरेंसेस बताने के लिए कहीं ना कहीं हमें इनके अकॉर्डिंग नए रूल्स रेगुलेशंस कानून और ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा। इनको तो ढंग से आंदोलन करने नहीं आ रहा है, वो तो सोनम वांगचुक जी है जो कि आंदोलन क्या होता है कर रहे हैं। कोई आ रहा है तो कह रहा है कि हमें आजादी दो, कोई ये दे दो, कोई ये दे दो, फालतू बोल रहे हो, उनको पता नहीं है। यहाँ तक कि उनको कह दीजिए ना कि हमें वोटिंग के लिए चलना है या चुनाव प्रचार के लिए जाना है, वो तो पता नहीं है भाई, किसी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसके लिए प्रचार करने जाते हैं उसी के खिलाफ में बोल देते हैं। इनको लोकतंत्र और बाकी सारी समस्याओं के बारे में भी ढंग से नॉलेज नहीं है, तो इन पे आप ओवर रिएक्ट ना करते हुए इनका समर्थन करिए और इनको अपने भटके हुए रास्ते से बाहर निकाल करके इनको ट्रेनिंग सेंटर्स, बाकी सारे स्किल डेवलपमेंट, इन सब विषयों पर ध्यान दिया जाए, इनको अपग्रेड किया जाए। ये ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, ये हमेशा रोड पे रहेंगे ना तो हमारा देश तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, हमारा देश और पीछे चला जाएगा। सो ये एक रिक्वेस्ट है हर मंत्रालय से है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सम्राट चौधरी जी, कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए प्रभु, आप आ जाइए कहीं और, ये गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। हो सके तो मोदी जी चाहे माननीय अमित शाह जी मैसेज आए तो इसको एक काम करिए, इनको ना कहीं पे पुलिस में भर्ती करा दीजिए, इनको बड़ी एनकाउंटर करने का मन कर रहा है साहब। देश में युवाओं के अंदर में टैलेंट को निखार करके उनको रोजगार देने के लिए काम करिए ना, उनको पैसा दीजिए, उनको डेवलपमेंट करवाइए, उनको अपने करप्ट पुलिस वालों पकड़िए ना भाई। क्या कर क्या रहे हैं आप। जब युवा रोड पे उतर है, खाली बैठेगा ना, तो कहा जाता है, कहावत है, खाली दिमाग शैतान के, यानी जिसका दिमाग खाली रहेगा वो शैतान बुद्धि ही काम करेगा, उल्टा सीधा करेगा, रोड पे जाएगा। उसको इंगेज करिए ना अपने काम में, बिजनेस व्यापार में। क्यों लगा रहे हैं आप लोग, रोड पे उतार रहे हैं, अच्छा लग रहा है, झंडा लेके घूम रहे हैं, ये मजा आ रहा होगा ना। आज स्थिति ऐसी भी हो गई है कि जो आपके झंडे उठा रहे थे आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब आप जात दे करके बोल रहे हैं, धर्म दे के बोल रहे हैं, तो नहीं चलेगी ऐसी सरकार, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी पे भारत के युवा, भारत के जो हमारे जनरेशन के और हमसे आगे वाले जो कांग्रेसी भी थे, वे भी अब विश्वास करते हैं। बस कुछ लोग हैं अभी भी जो कहते हैं कि नहीं कांग्रेस ही अच्छी है, जैसे कि जिनको पेंशन मिलता है, पेंशन में बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुआ करते थे वो कहते थे कि भाई हमें तो महंगाई भत्ता वहीं सबसे ज्यादा देती थी। तो उन लोगों को अब भाई उनकी शिकायत रहेगी, शिकायतें सबकी अपनी अपनी रहेंगी, लेकिन सबने इस आशा पे भारतीय जनता पार्टी को चुना था कि वे देश को आगे करेंगे। और तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तो आगे किया, लेकिन देश को उतना आगे नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू जेन जी। तो जेन जी के अकॉर्डिंग, नई जनरेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी बदल दिया जाए। क्योंकि अभी मैं किताब पढ़ाता हूँ, जब बच्चों को क्वेश्चन आंसर रटना पड़ता है ना, तो मुझे वो देख करके याद लगता है कि भाई अभी 18वीं सदी में बच्चे जी रहे हैं, 18वीं 19वीं सदी में। वहीं लिखो, याद करो, प्रैक्टिकलिटी तो कुछ है ही नहीं इनके पास में। ये पढ़ लिख करके डिग्री ले लेते हैं, 10th 12th कर लेते हैं, मतलब 10th 12th बोर्ड तो ऐसा हो गया ना, मतलब बच्चे को फेल कर करके उनकी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है, आपके मिनिस्ट्री में जाकर पता करिए अभी कभी आप, कि आपके जिन बच्चों को फेल कर रहे हैं ना 10th और 12th के डिग्री के आधार पे, उन बच्चों को मैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ स्किल डेवलपमेंट, एज अ इंजीनियर, मैं जब उनका टेस्ट लेता हूँ ना, तो उनके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा होती है।
अत्यंत ज्यादा नॉलेज होती है, और आप उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप कसम से बता रहा हूं, आप उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसको, उसका 1% भी उसका मार्कशीट पे नंबर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। पता नहीं कि किस लेवल से आप लोग जज कर रहे हैं उन बच्चों को। आप लोग जो जजमेंट कर रहे हैं ना, आप लोग का जो बुक और पेपर का सिस्टम है उसको आप लोग चेंज करिए। चाहे वो 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, 1 to 5 को ऐसे ही खत्म कर रखा है आपने, किताब कॉमेडी बना दिया एनसीईआरटी को, उसी के आधार पे नए पब्लिशर वही बना रहे हैं, लोग महंगे महंगे किताब खरीद रहे हैं। थोड़ा एजुकेशन मिनिस्ट्री को सुधारिए, थोड़ा चेंज करिए, 2-3 लोगों को कैबिनेट से हटाया जाए, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है। कोई मैं डिमांड नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं जो भी वहां से मोदी जी का आदेश होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देश के बदलाव के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे शिक्षा से संबंधित जितना भी हो सकता है मैं करता हूँ, ताकि मैं भारत के भविष्य के लिए अधिक से अधिक शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त कर सकूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो नए युवा हो, नई जनजी हो, वे देश को अपग्रेड करें, वे हमारे देश को टैलेंट के आधार पे, नॉलेज के आधार पे अपग्रेड करें। बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गमछे के नाम पे, कलर के नाम पे, भगवा के नाम पे, हरा के नाम पे। अच्छा, हरा कलर इतना जब बेकार है तो हरे पेड़ कटवा दिया जाए। अब और तुम लोगों को भाई साहब, यदि भगवा कलर इतना खराब है तो सूर्य पर ढक्कन लगा दो। सूरज सुबह सुबह सूर्य की किरण भगवा कलर की होती है, भाई वो भी बंद करा दो। क्या क्या कराओगे बंद? संतरा खाना बंद कर दो, बेचना बंद कर दो। अरे क्या मूर्खता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है हमें। मतलब मूर्खता का ना लेवल इन्होंने क्रॉस कर दिया है, पूरी तरीके से लेवल क्रॉस कर दिया है। कलर देख करके गोली मार, इससे बड़ा मतलब भ्रष्ट मतलब बुद्धि मुझे नहीं समझ में आया कि कोई हो सकता है। पता भी है हरा कलर गणेश जी को प्रिय है, उनका प्रतीक है, प्रथम पूजनीय हमारे गणेश भगवान। अरे कैसे समझाऊं तुम लोगों को, इस कलर धर्म जात पात के चक्कर में से बाहर निकलो। भूखे रहोगे, लेबर बन जाओगे, डिग्री करके, एमबीए करके, बीटेक करके इसी चीज में फंसे रहोगे, जातिवाद और धर्मवाद के चक्कर में। इससे बाहर निकलो, बार बार बोल रहा हूं, इससे बाहर निकलो सब लोग। हरा और पीला, लाल, नीला, ये सब चीज करके मत करो। हर कुछ जो है इस परमात्मा का दिया हुआ है, हर कुछ इस परमात्मा का बनाया हुआ है। सृष्टि को बैलेंस करने के लिए राक्षस भी जरूरी है और मनुष्यगण भी जरूरी है। जितने देव जरूरी हैं, दानव भी जरूरी हैं। जितने महादेव देव को प्रिय हैं, उतने ही दानव को भी प्रिय हैं। दोनों को ही बराबर आशीर्वाद देते हैं महादेव। उठाकर पढ़ो, प्रभु क्या मैं ज्ञान दूं। ये फेसबुक ज्ञान देने का जगह नहीं है, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है ये, इसलिए मैं चला आया बोलने के लिए। बाकी किसी को यदि मेरी बातें बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, पर जो भी मुद्दा मैंने उठाया एजुकेशन से संबंधित, एजुकेशन मिनिस्ट्री को मैं पहले तो सोनम वांगचुक जी को थोड़ा सा पहले उनसे बात करके उनको अनशन से हटाया जाए पहले। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी, आप कृपया कोई और मिनिस्ट्री संभाले स्वेच्छा पूर्वक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अश्विनी वैष्णव जी, कृपया आप एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभालें। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री आप संभालेंगे तो। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप छोड़ दीजिए कुर्सी प्रभु, जाइए पुलिस में एनकाउंटर खेलिए, ठीक है, आप वहीं पर ठीक लगेंगे। बोलने का आप लहजा सुधारिए, तरीका सुधारिए, ठीक है। और यदि बिहार में बीजेपी के पास में बहुत ही एजुकेटेड मिनिस्टर लोग हैं, उनको बैठाइए, जो कि बिहार के बच्चों को बेरोजगारी का और पलायन का शिकार ना करना पड़े, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई करवाना बंद कराइए, ये शोभनीय नहीं है, ये पूरी तरीके से अशोभनीय लग रहा है। जब लोग जात और धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे ना, तो विकास कभी नहीं होगा और किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी को आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा। मोदी जी कृपया इस पे ध्यान दिया जाए। और एजुकेशन मिनिस्टर साहब प्लीज छोड़ दीजिए कुर्सी,
ये क्यों आप सारे बच्चों को जो जिनको पढ़ने चाहिए, जिनको कुछ आगे करना चाहिए, उनके लिए ऐसा टफ टास्क तैयार करिए ना। वो टास्क छोड़ करके आप तैयार क्या कर रहे हैं? आ जाओ बच्चों, लड़ना है, आ जाओ अनशन करना है। अब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अनशन पे लगे हुए हैं। प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए। बाकी इस मुद्दे को आप लोग शेयर करिए, ताकि, और चूंकि मैंने मेंशन कर दिया है, मैं लाइक कमेंट शेयर पे ज्यादा नहीं करता हूँ। डायरेक्टली जो भी बात जिससे करनी पड़ती है वो करनी होती है, मैं उनका मेंशन कर देता हूँ तो उनको मैसेज मिल जाता है। फिर भी आप शेयर करिए और आप लोग कमेंट करके इतना जरूर बताइएगा कि क्या ये मुद्दा सही है या नहीं। हमें हमारे भारत को एजुकेशन से रिलेटेड काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने भारत को एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों को कैसे जॉब मिले, इस पे ध्यान देना होगा। बच्चे यहाँ पे 10वीं 12वीं और 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं भटके नहीं नौकरी के लिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके हाथ में पैसा कैसे आए, उनके घर की बेरोजगारी कैसे दूर हो। बल्कि आज हो रहा है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अच्छा कौन धर्म वाला कौन जात वाला अपने ही जात और धर्म के लिए नेता जो बन जाता है वो अपना काम करते हैं, अपने जात के लिए काम कर देते हैं। अरे कोई नहीं करा सकता भाई, जब तक आपके पास में टैलेंट नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। देखिए अकेले मंत्री और नेता कोई गलत नहीं है। यदि 50% गलती इनकी है तो 50% पूरी जनता गलत है। आप चुनते ही वैसे लोगों को हैं, धर्म के नाम पे चुनते हैं, जात के नाम पे चुनते हैं। आप शिक्षा के नाम पे नहीं चुनते हैं, आप अपने जॉब के लिए नहीं चुनते, अपने बच्चों के लिए नहीं चुनते हैं। अरे अपने लिए चुनो ना। नहीं चुनना है, तुमको कुछ नहीं करना है ना, तुम वोट देने मत जाओ भाई, छोड़ दो, मत जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे वोट देने के लिए। मेरे पास में SIR का फॉर्म आया, क्योंकि मेरे पास में ही है। मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है भैया, फॉर्म भर दिया है। तो साहब एक बोले ठीक है, नहीं दे दीजिए। मैं बोला क्या करना है दे करके वोट? जिसको मैं वोट दे करके प्रार्थना करूं कि भाई जीत जाए, सब लोगों से रिक्वेस्ट करे, सब लोगों से मिले, बात करे, बताएं उनको भाई अच्छे व्यक्ति हैं ऐसे। और जब उनसे जब जीत जाने के बाद काम करवाने जाओ तो वे लोग कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा संभल के बात करो, मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं है। अरे भाई साहब 5 साल के लिए हो जो भी हो, 5 साल बाद आओगे हमारे पास, चाहे वो देखिए मंत्री जी हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, कोई भी हो, आओगे आप लोग जनता के पास। दूसरा नंबर की पब्लिक सर्वेंट कृपया ध्यान दीजिए, जिस दिन पब्लिक ने टैक्स के बिना एक अलग सर्कुलेशंस बना लिया ना कि हम अपना प्रोडक्ट खुद खरीदेंगे, खुद बनाएंगे, खुद बेचेंगे, खुद खरीदेंगे, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई सरकार को नहीं देंगे। आप सरकार जितना लगाना है लगा लिया जाए टैक्स। जैसे बगावत हुआ था अंग्रेज के टाइम पे, तो अभी भी जनता कर सकती है, एजुकेटेड जनता है, कर सकती है। हर जिला में हर जगह पे अपना काम वे खुद करे। जिन भी चीजों पे टैक्स लगा हुआ है उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देगी पब्लिक, उनको ना खरीदेगी ना बेचेगी। तो सरकार के पास में टैक्स नहीं जाएगा, और सरकार के पास जिस दिन टैक्स नहीं जाएगा ना, तो जितने भी हमारे माननीय ऑफिसर लोग हैं, चाहे वो चपरासी से लेकर के IAS ऑफिसर हो, चाहे बड़े सेक्रेटरिएट हो, चाहे PA हो, किसी के असिस्टेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान रख लीजिएगा तनख्वाह 1 रुपया नहीं मिलेगा। पूरा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स का इकोसिस्टम सबके बलबूते चल रहा है। तो धन्यवाद और निर्विवाद रहिए, धन्यवाद करते रहिए जनता का, और निर्विवाद रहिए और सबका साथ लेकर के उनको सबकी भलाई के बारे में सोचिए। एक मामला आया था मेरे पास में, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस की गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, और उस व्यक्ति ने क्या किया, पुलिस वालों ने देखा कि जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, उसको छोड़ करके वहीं से गाड़ी लेकर के निकल गए। यदि वो व्यक्ति मर जाता वहां पर, तब क्या होता पता है? पुलिस अपनी जिम्मेदारी तब निभाती है जब जहां देखती है जहां पैसा मिले। ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी वहां निभाते हैं जिस पेपर को साइन करने पे पैसा मिले। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? जहां पे सेवा की बात आती है वहां पे सेवा नहीं करते हैं आप। रात को 12 बजे की घटना है ये, गुड़गांव का ही है। मैं किसी व्यक्ति का और किसी थाने का नाम नहीं रखूंगा, पर मुझे हर जानकारी होती है। इस प्रकार से काम हो रहा है। यदि आप पेट्रोलिंग के लिए घूम रहे हैं और किसी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उठाकर उसको हॉस्पिटल ना भेजने के बजाय आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी पेट्रोलिंग वाली कार लेकर के गायब हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए रात भर घूम रहे हैं। नहीं जी, कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि पैसा निकल सके, इसलिए आप घूम रहे हैं। थोड़ा सा इस चरित्र को सुधारा जाए। ये देश सबका है और देश के विकास के लिए
और देश की धरोहर के लिए वसुधैव कुटुंबकम बनाने से पहले और इस बात को अमल में लाने से पहले हमें अपने आप को शांति प्रिय बनना पड़ेगा। जात धर्म के नाम पर आगे नहीं रहना है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित, समाज के लिए जिम्मेदार और इतना सशक्त बनाना है कि हमारे भारत के कोई भी संपत्ति को बर्बाद ना करे, नष्ट ना करे, तकलीफ ना दे और आगे विकास हो सके। और कृपया मंत्री जी लोग और अफसर लोग, नहीं चल सकता तो प्लीज सस्पेंड हो जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, घर जाइए, बढ़िया से रोटी सब्जी पूड़ी भुजिया खाइए और आराम करिए। प्रभु आप लोगों के बस की बात नहीं है, क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं। अभी जनता बाद में उग्र हो जाए, कुछ नुकसान करने लगे, कुछ किसी का नुकसान हो जाए, मृत्यु हो जाए और पटांग होने लगे तो आपकी कुर्सी किस काम का। अरे जाइएगा सर ऊपर ही, सबका मालिक एक है, ऊपर भगवान बैठे हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, मेरे बारे में भी देख रहे हैं और आपके बारे में भी देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा आपका क्रूर व्यवहार ऊपर आप जवाब ना दे पाइएगा कि आपने क्या किया था। तो इस व्यवहार से बचने के लिए कृपया अपने आप के इस व्यवहार को सुधारिए। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।